देखिए मैंने बताया था ना कि दो तरह के होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर आप बुक में देखें चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ये बीजेटी से मुताल्लिक हैं। यहाँ पर आपको जब भी आपको मतलब पढ़ने का मौका मिले तो इसमें ट्रांजिस्टर की वर्किंग को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जब आपको ट्रांजिस्टर की ठीक से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द राइटर, इसके बाद उसने क्या किया है, फिर वो जाकर फील्ड इफेक्ट अगर आप कंटेंट में देखें, यानी कि चैप्टर 4, 5, 6, 7 इसके ये बीजीटी के हैं 4 चैप्टर्स। देन आपके पास आता है चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये दो चैप्टर जो है ये एफईटी से मुतल्लिक है। फिर चैप्टर 10 जो है ये दोनों से मुतल्लिक है, ठीक है। और देन फिर आगे और टाइप के एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिस्कस हुए। तो हम वापस आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, और यहाँ पर हम मेरे ख्याल में बेसिक ऑपरेशन डिस्कस नहीं किया था, करने वाले थे, टाइम ओवर हो गया था, ऐसा ही है। यस सर। चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। अच्छा, कोई समझ में ना आने का तो इश्यू नहीं है आप लोगों को? यस सर है। अच्छा, तो ऑन द स्पॉट कोई चीज समझ में ना आए तो बता दिया करें मुझे। सर जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाते हैं ना, आपको नहीं आता। अच्छा अच्छा, सॉफ्टवेयर पे जो करवाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये मिरर का लाइव ऑपरेशन क्यों शुरू कर दिया इसने? एक मिनट में प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दोबारा से। जी जी सर, कोई इशू नहीं। ये क्या है? सर गूगल क्लासरूम अपडेट हुआ है क्या? हाँ अपडेट हुआ है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया ऑन दिस। पहले हमारा टाइम अच्छा खासा क्या हो चुका है। सर डिपार्टमेंट का है ना, इसलिए। नहीं डिपार्टमेंट का नहीं। ये तो सिस्टम तो बेटा मेरे पास होता है और मैं इससे बिल्कुल अप टू डेट करके रखता हूँ। सर मैं मसला पता क्या है, इस सब के सोल्यूशन तो मिल जाते हैं लेकिन टाइम निकल जाता है। यस सर, ऐसी है। थोड़ा सा टाइम खपाना पड़ता है, हर चीज का सोल्यूशन मिल जाता है। ये क्या है? रिकॉर्डिंग। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी स्टार्ट नहीं की ना मैंने रिकॉर्डिंग। नो सर। चलें, हम तो वैसे इस पर तो शेयर को प्रेजेंट करते हैं, वैसे भी दूसरी स्क्रीन पे होते हैं ना लोग। चलें ठीक है, स्टॉप प्रेजेंटिंग। मतलब ये आ जाते हैं। अच्छा नेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। पहली बार हुआ इस तरह से। तो मैंने कुछ यहाँ पर एक सर था टैब आई हुई थी, उस पर क्लिक किया, मैंने नोट नहीं किया, ठीक किया, क्लिक कर दिया मैंने, उसके बाद ही ऐसा हुआ। चलें बेटा, ओके बेटा, लेट्स कम टू द टॉपिक। In last class we were discussing about BJT
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, कुछ चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, हमने इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया था, ठीक है। और साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं, एक होता है इन बिटवीन बेस एंड इमिटर, दूसरा होता है इन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। अच्छा, जो एनपीएन है इसमें एमिटर रीजन और कलेक्टर रीजन एन टाइप मटेरियल होते हैं, जबकि बेस रीजन पी टाइप होता है। जो पीएनपी है इसमें कलेक्टर रीजन और एमिटर रीजन एन टाइप पी टाइप होते हैं, जबकि बेस रीजन जो है वो एन टाइप होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि जो मेजर कंडक्शन है, क्या कहा मैंने आपको, आगे जो बात ये कह रहा हूँ आगे आपको क्लियर होगी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कंडक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर में थ्रू इलेक्ट्रॉन्स होती है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में थ्रू होल्स होती है। होल्स भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स से होते हैं, ये कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ये बात आगे क्लियर भी हो जाएगी जाके, कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी ऑफ द जो कंडक्शन है ट्रांजिस्टर की, जितनी भी उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंडक्शन वो थ्रू इलेक्ट्रॉन्स होती है और यहाँ थ्रू होल्स होती है। तो इससे आगे चलते हैं, ये बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। नाउ लेट्स मूव टू द बायसिंग। ये भी आई थिंक लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये पीएन जंक्शन है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। एक बात तो और से सुन लें, ऑलवेज जब भी आप whenever you use the transistor you have to bias the transistor in this manner। अगर बाय मिस्टेक आपने दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, ट्रांजिस्टर एक लम्हे में डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक लम्हे में? इंस्टेंटेनियसली फौरन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। डैमेज। तो ट्रांजिस्टर को जब मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन किया तो बेसिकली उनके पास जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, वे चाहते थे, कहते हैं ना कि आइडिया बाद में आता है, उसके बाद फिर आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रांजिस्टर से पहले भी एम्प्लीफिकेशन होती थी। इससे पहले जो कंपोनेंट्स यूज होता था इस पर्पस के लिए वो कहलाती थी वैक्यूम ट्यूब्स। क्या कहलाती थी बेटा? वैक्यूम ट्यूब्स। अच्छा, ये वैक्यूम की स्पेलिंग देखिएगा, इतनी गलत ना हो जाए, डबल सी होता है ना, वैक्यूम ट्यूब्स। यस सर। अच्छा, तो इसके बाद जब ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया गया तो ये एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, एक तो रिवोल्यूशन था, इसने पैदा कर दिया है। क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनका साइज भी बड़ा होता था और उनका जो रेस्पॉन्स टाइम था ना वो बहुत ज़्यादा था, मतलब वो स्लो परफॉर्मेंस होती थी। टीवी बड़े बड़े होते थे, ऑन करके 2 मिनट बैठ जाओ तो वो कहते हैं ना पहले गर्म होंगे फिर वो ऑन होंगे, ठीक है। जिस तरह सर्दियों में आप लोग बाइक स्टार्ट करते हैं ना तो फौरन स्टार्ट नहीं होती, जिसकी थोड़ी सी बहुत अच्छी होती है तो स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी देर बाइक को कुछ लोग गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं, होता है कि नहीं होता? ये गाड़ी इवन होती है जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, होता है। तो इसी तरह का फेनोमेना होता था कि उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा था, मतलब वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं, स्लो ऑपरेशन था। तो जब ये ट्रांजिस्टर बना तो इसने तो एक किस्म का जो है ना भूचाल पैदा कर दिया। और आप ये जो ट्रांजिस्टर एक नहीं 2-3 आई थिंक लोगों ने मिलकर बनाया था और उनको शेयरमैन नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था। जिन लोगों ने ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था उन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था। इतना सुनने के इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। तो आज भी आप देख लें, आपकी जितनी भी डिवाइसेस हों वो कितनी पावरफुल हैं, अगर ये चेक करना हो तो क्राइटेरिया पता क्या होता है? हाउ मेनी ट्रांजिस्टर्स आर इंटीग्रेटेड इन इट्स सर्किट, इसमें कितने सर्किट ट्रांजिस्टर हैं। हम बताते हैं कि ये प्रोसेसर, ये लेट्स से कि ये 1 मिलियन ट्रांजिस्टर से बना है, ये 2 मिलियन ट्रांजिस्टर से बना है, इस तरह से बात हो रही होती है। तो अगर हम किसी चीज़ की पावर का, कंप्यूटेशन पावर का, किसी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कॉम्प्लेक्सिटी का हमें अंदाज़ा लगाना हो तो उसका मायार भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है, ओके। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि जिन्होंने ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट किया था उनका नाम भी अगर मैं गूगल करके दिखा देता हूँ ताकि ज़बानी कला में बात ना रहे, ओके।
गूगल। Who invented transistor? Who invented transistor? ये उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। विलियम शॉकले, जोहन बार्डन, वॉल्टर हाउस ब्रिट, ठीक है। ये विकिपीडिया पे आप आके देख लें। कब ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया गया था? ये इन्वेंट किया गया था 1947 में। कब किया गया था बेटा? 1947 में ये इन्वेंट किया गया था। और आई थिंक ये नोबेल प्राइज का भी यहाँ जिक्र होगा। ये देखिए, ये आ गया, यहाँ से पढ़े। द फर्स्ट वर्किंग डिवाइस टू बी बिल्ट was a point contact transistor invented in 1947 by American physicist John Barden Walter Brittain while working under the William Shockley। ये इनका सुपरवाइजर था और ये दो स्टूडेंट थे, ठीक है, एट बेल लैब्स में काम हुआ था। The three shared the 1956 Nobel Prize in Physics for their achievement। Okay? हेलो, ओके सर। ठीक है। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज की इन्वेंशन पर, सॉरी ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन पर 1956 में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। अब अंदाजा कर लें कि ट्रांजिस्टर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। छोटी मोटी बात पर नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। तो हम इसके बेसिक ऑपरेशन पर आ जाते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि जब भी आप ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे एज एन एम्पलीफायर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे प्रॉपर्ली बायस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसा कि आपने देखा है इससे पहले, पीएन जंक्शन को जब भी आप यूज करते हैं उसे बायस करना पड़ता है। दो ही मोड है बायस करने के, या तो उसे आप फॉरवर्ड बायस करते हैं या आप उसे रिवर्स बायस करते हैं। थर्ड ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर इसमें मैं बता चुका हूँ, दो पीएन जंक्शन है, एक को आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, दूसरे को आप रिवर्स बायस करते हैं, दोनों में सेम। ये इसका ऑपरेशन है। समझाने के लिए उन्हें बुक में राइटर ने पूरी कोशिश की। अच्छा, एक और चीज खास बात, ये मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसके बाद आपको चीजें ठीक से समझ और क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एम्पलीफिकेशन का काम तो ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन से पहले भी हो रहा था, बट बाय थ्रू वैक्यूम ट्यूब्स ये काम किया जा रहा था। तो जब तो उस वक्त मेन जो पॉइंट था उनके पास वो ये था कि वो चाहते थे, 3 टर्मिनल्स था, इमिटर टर्मिनल, इमिटर रीजन, 3 रीजन्स होते हैं, इमिटर रीजन, बेस रीजन एंड कलेक्टर रीजन। तो उनका ये मानना था कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि बेस और इमिटर का जो करंट है, वो बेस और कलेक्टर रीजन का जो करंट है, सॉरी बेस और कलेक्टर रीजन का जो करंट है वो इमिटर रीजन में कंबाइंड हो जाना चाहिए, गैदर हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल इस तरह से जैसे दो रास्ते मिलके एक हो जाते हैं। अगर रिवर्स से आए तो हम कहते हैं एक रास्ता दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये कंडीशन थी जो वैलिडेट, ये ऑलवेज वैलिडेट हो, ये इक्वेशन जब भी ट्रांजिस्टर यूज होता है ये एनी हाउ वैलिडेट होती है। ओके, एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। दूसरी जो इक्वेशन है वो ये है कि कलेक्टर करंट इज वेरी हायर देन बेस करंट। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो यानी कि बेस रीजन, बेस करंट और कलेक्टर करंट इन दोनों का समेशन इमिटर करंट के इक्वल होगा। कलेक्टर करंट बेस करंट से बहुत ज्यादा होगा। इसको रिवर्स में आप ये भी कह सकते हैं, IB इज वेरी लेस देन IC। तीसरा क्या है, ये कहलाता है बीटा DC। दिस इज कॉल्ड करंट कैंड, दिस इज द एम्पलीफिकेशन। ये कहलाता है IC ओवर IB।
कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो रेशियो है इसे हम क्या कहते हैं, बीटा डीसी कहते हैं। इसी तरह एक अल्फा डीसी होता है, ये होता है आई सी ओवर आई ई, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है आई सी ओवर आई ई और बीटा होता है आई सी ओवर आई बी। स्पेशली जो करंट गेन है वो ये होता है, इसे हम करंट गेन भी कहते हैं, इसे बीटा डीसी भी कहते हैं। ये पैरामीटर होता है। अच्छा, इतना गौर से सुन लें, जब भी कोई ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्या कहा मैंने, जब भी कोई ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर किया जाता है कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कर दिए जाते हैं। तो बीटा डीसी और अल्फा डीसी की वैल्यूज वहीं पर तय की जाती हैं। इसीलिए जब भी आपको अपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई ट्रांजिस्टर यूज करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होता है कि विच वन ट्रांजिस्टर इज मोर सूटेबल फॉर दिस टास्क। फिर हम मार्केट में या नेट पे गूगल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर ठीक होगा, तो फिर उस मॉडल का ट्रांजिस्टर जाके हम मार्केट से परचेज करते हैं। ओके, तो क्या बताया मैंने कि बेस करंट और कलेक्टर करंट ये दोनों सम अप होकर इमिटर करंट के इक्वल बनते हैं। बेस करंट कलेक्टर करंट बेस करंट से बहुत ज्यादा होता है और इनका रेशियो ये होता है। अब अगर हम ये इसको एक ही उसमें बयान करें तो यूं होगा, मैं लिखूंगा आई ई इज ग्रेटर देन आई सी विच इज वेरी ग्रेटर देन आई बी। क्लियर हो गया एक ही एक्सप्रेशन में? हेलो, यस सर। आई इज ग्रेटर देन आई सी एंड आई सी इज वेरी ग्रेटर देन आई बी। ओके, इसका मतलब है आई बी बहुत कम होता है। तो यहाँ जो बात मैंने की है उसके लिहाज से आपके पास तीन रीजन है, एक इमिटर रीजन है, एक कलेक्टर रीजन है और एक बेस रीजन है। ये बताइए सबसे ज्यादा किस रीजन से करंट फ्लो करेगा? ऑब्वियसली इमिटर रीजन से। सबसे कम किस रीजन से करंट फ्लो करेगा? ऑब्वियसली बेस रीजन से। कलेक्टर रीजन से भी बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो हम इंट्रिंसिक मटेरियल को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करते हैं कंडक्शन बढ़ाने के लिए, यानी कि हम डॉपिंग करते हैं कंडक्शन बढ़ाने के लिए। ऐसे ही होता है जो अभी तक का आपका नॉलेज है उसके मुताबिक। हेलो, जी सर। तो क्वेश्चन ये है विच वन रीजन इज विच वन, कौन सा रीजन है जो सबसे ज्यादा डॉप किया जाएगा और कौन सा रीजन है जो सबसे कम डॉप किया जाएगा? सर आई बी वाला ज्यादा डोप किया जाएगा। डॉप क्यों करते हैं? कंडक्शन बढ़ाने के लिए। तो सबसे कम कंडक्शन कहाँ रिक्वायर्ड है? आईसी में, आईसी। करंट जहाँ ज्यादा होता है वहाँ कंडक्शन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, जहाँ कम होता है वहाँ कम रिक्वायर्ड होती है। अब बताइए इस रीजन में सबसे ज्यादा डॉपिंग की जाएगी? इमिटर में। और इमिटर से कम डॉपिंग किसमें की जाएगी? कलेक्टर रीजन। और सबसे कम डॉपिंग किसमें की जाएगी? क्योंकि जिस रेशियो से हमें इन रीजन से करंट पास करवाना है उसी लिहाज से इनकी डॉपिंग की जाती है। जाहिर है जहां बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा वहां ज्यादा कैरियर्स चाहिए तो ज्यादा डॉपिंग की जाती है, जहां कम करंट फ्लो करेगा वहां कम कैरियर्स चाहिए तो कम डॉपिंग की जाती है। ओके, एन टाइप पी टाइप को फिलहाल इग्नोर कर दें। मैंने पूछा जो भी डॉपिंग कर रहे हैं आप, चाहे तो डॉपिंग करते हैं कंडक्शन बढ़ाने के लिए। पता चल रहा है इस इक्वेशन से, यहाँ से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा डॉपिंग इमिटर रीजन की होनी चाहिए, उससे कम कलेक्टर रीजन की और सबसे कम बेस रीजन की। अब हम आते हैं बुक पर ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखिएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर को शो किया गया है। अच्छा, जब भी ट्रांजिस्टर की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना होता है तो हमें फॉरन इलेक्ट्रॉनिक की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इस ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है इमिटर रीजन ये क्या करता है, जब भी आप ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं। अच्छा, बायस करते वक्त एक और चीज
तो गौर से देखिएगा, ये यही सर्किट है। यहाँ पर हो सकता है क्लियर ना हो, यहाँ पर देख लीजिएगा एक्चुअली कितने लूप बने हुए हैं यहाँ पर, इसमें नजर आ रहा है? अब देखिएगा बेटा, कितने लूप बने हुए हैं? 1 लूप, 2 हैं सर। 2 लूप। तो दिस इज कॉल्ड इनपुट सेक्शन, दिस इज कॉल्ड आउटपुट सेक्शन। दिस इज कॉल्ड इनपुट सेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड आउटपुट सेक्शन। यहां जो भी काम होता है, यहां पर उसका रिएक्शन जनरेट होता है। क्या कहा मैंने? यहां जो भी कुछ होगा उसका रिएक्शन यहां जनरेट होगा, और जो रिएक्शन होगा वो इनलार्ज्ड एम्पलीफाइड रिएक्शन होगा। एम्पलीफाइड क्यों हो पाएगा? इसलिए कि इसके पास अपनी अलग से पावर सप्लाई है, यहां पर भी है, यहां पर। ठीक है, तो अभी कोई सिग्नल नहीं है, हमने ट्रांजिस्टर को बायस किया। इसका मतलब ये है कि एक करंट ये जो एक करंट है ये इसमें फ्लो करता है रीजन में। इसी तरह ये जो करंट है ये आउटपुट रीजन में फ्लो करता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये कलेक्टर रीजन, ये ब्लू करंट कलेक्टर रीजन से पास होगा, ये रेड करंट और ये इमिटर रीजन से भी पास होगा। ये जो रेड करंट है ये बेस रीजन से पास हो रहा है, ये इमिटर रीजन से पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों करंट किस रीजन में कलेक्ट हो रहे हैं? इमिटर रीजन में कलेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको इक्वेशन लिखकर दिखाई थी कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। क्लियर हो गया? हेलो सर एक बार और समझा दें। मैंने कहा ये दोनों करंट देखिएगा, ये करंट जाहिर है इस बैटरी का जो करंट है ये इसका पाथ क्या है? इसका पाथ है कलेक्टर रीजन, देन बेस से होता हुआ, बेस से तो फ्लो करता ही नहीं है, ये कलेक्टर रीजन, एमिटर रीजन, ये इसका ये फ्लो है। ठीक है, और इसका जो आप कहेंगे बीच में बेस भी है, ये एक्सप्लेन हो जाएगा थोड़ी देर बाद। इसके बाद इस रीजन का जब ये जो लूप देखते हैं इसका फ्लो क्या है? बेस टू इमिटर। इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्टर करंट और बेस करंट ये दोनों आकर इमिटर रीजन में कलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कंबाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना? जी सर। इसीलिए ये इक्वेशन देखिएगा, अब क्लियर हो गई। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। यस सर। इससे आगे चलते हैं। अच्छा, इससे आगे देखिएगा, यहाँ पर भी क्या बताया गया है? ट्रांजिस्टर का फ्लो बताया गया है। ये जो मैंने ब्लू लाइन से फ्लो बनाया है ये ट्रांजिस्टर के फ्लो के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये ट्रांजिस्टर के फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के क्या है? एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अलग अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनाऊंगा तो मैं दोनों का बना देता हूँ किसी और कलर से ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिएगा इधर, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है ताकि वो फ्लो करें। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक है भाई, तो हमें क्या पता चलता है कि जिस वक्त हम ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं, ये जो इमिटर रीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। किसकी तरफ? टुवर्ड्स बेस। ये देखिएगा, अब ये आपको नजर आएगा कि ये इमिटर रीजन है। जब आप कनेक्ट करते हैं, प्रॉपरली बायस करते हैं, इमिटर रीजन इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। अच्छा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होके बेस में जाएंगे इसकी ये डिपेंड करेगा कि ये जो जंक्शन है इसकी बायसिंग कैसी है। ज्यादा बायस है तो ज्यादा कर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कम बायस है तो कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। क्लियर है? आप देख चुके हैं ना, पीएन जंक्शन की बायसिंग बढ़ाते हैं तो कंडक्शन बढ़ जाती है, बायसिंग कम करते हैं तो कंडक्शन कम हो जाती है। ऐसा है कि नहीं है? जी जी। आपने ये कर देखी थी, दिस इज वोल्टेज
दिस इज करंट, और आपको इस तरह से बताया गया था, ऐसे ही था यस कि सर। जब डायोड का पीएन जंक्शन का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। तो क्या मैंने बताया कि जब ये जो पीएन जंक्शन है, जब आप इसकी बायसिंग के थ्रू आप ओवरऑल करंट कंट्रोल करते हैं। ये जो बायसिंग पीएन जंक्शन है ना बिटवीन बेस एंड इमिटर, यही वो मेन जंक्शन है जहां पर मेजर कंट्रोल है। इस तरह पाकिस्तान का जो मेजर कंट्रोल है थ्योरेटिकली तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है कि सारे फैसले उसी के पास से होते हैं, ठीक है ना। असल पार्लियामेंट होती है कि सारे फैसले पार्लियामेंट में होते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो अथॉरिटी है वो नीचे की तरफ मूव करती है। या जिस तरह यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी वाइस चांसलर के पास होती है। अथॉरिटी तो डिपार्टमेंट के एचओडी के पास भी होती है, लेकिन वो उतनी नहीं होती जितनी के वीसी के पास होती है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने बताया कि यहाँ दो जंक्शन है, एक जंक्शन है बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, दूसरी है बेस एंड इमिटर। जो मेजर कंट्रोल है वो इस बेस इमिटर जंक्शन के पास है, और जो माइनर कंट्रोल है यानी कि प्राइमरी कंट्रोल इस जंक्शन के पास है, बेस इमिटर जंक्शन, और जो सेकेंडरी कंट्रोल है वो बेस कलेक्टर जंक्शन के पास है। अब पहले प्राइमरी की बात करते हैं कि मैंने कहा कि जब बेस इमिटर जंक्शन की बायसिंग आप बढ़ाएंगे, कंडक्शन बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिटर रीजन से बेस रीजन में जाएंगे। अगर आप बायसिंग कम करेंगे तो फिर कम इलेक्ट्रॉन इमिटर रीजन से बेस रीजन में जाएंगे, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर आपका घर बहुत छोटा हो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। यस Yes, सर sir. आपके आ घर रही में है। एट ए टाइम लेट्स से कि ड्राइंग रूम जो है, आप लोग इस तरह से रहते हो कि एक घर में, कि घर तो एक है बट वहाँ दो फैमिलीज रहती हैं और दोनों ने अपना अपना अलग अलग ड्राइंग रूम रखा हुआ है, ओके। इत्तेफाक से एक फैमिली के यहाँ कोई शादी का इवेंट हुआ और उनके यहाँ बहुत आजकल बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए, बहुत ज़्यादा लेडीज़ आ गई। वो इत्तेफाक से मेहमान इतने थे कि उनके ड्राइंग रूम में वो बैठ नहीं पा रहे थे। तो क्या करते हैं फिर हम लोग, ड्राइंग रूम के अलावा किसी और रूम में बैठाते हैं, या अगर पास में कोई बंदोबस्त होता है ना, मेहमानों का एडजस्ट तो करना होता है ना, क्या नहीं करना होता। यस सर। करना तो होगा फिर सर, हम सही है। एडजस्ट करवाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये जो इमिटर रीजन है इसमें बहुत कम डॉपिंग की जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चार्ज कैरियर्स की तादाद बहुत कम होती है। अब देखिए लेट्स से यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं बेस रीजन में। बेस रीजन में जो होल्स होते हैं ये सिर्फ 5 से 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर पाते हैं। बाकी जो 90% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेचारे देख रहे होते हैं, मुंह तक रहे होते हैं कि हम क्या करें। तो कलेक्टर रीजन उन्हें वेलकम करता है कि कोई मसला नहीं, आप हमारे पास आ जाइए, ठीक है। कलेक्टर रीजन क्या करता है, ये इन्हें मोस्ट वेलकम करता है कि कोई इशू नहीं है, आप हमारे पास आ जाइए। इसीलिए इसे कहते हैं कलेक्टर रीजन। क्या कहते हैं, कलेक्टर कलेक्टर रीजन। रीजन। कि वो इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बेस रीजन में पहुंचते हैं, जो बेस रीजन में अकोमोडेट हो जाते हैं वो हो जाते हैं, जो नहीं हो पाते उन्हें ये वेलकम कर लेता है, अपने पास बुला लेता है, इसलिए इसे कलेक्टर रीजन कहते हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसे इमिटर क्यों कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है जाइए आगे, ठीक है। और ये जो अकोमोडेट नहीं हो पाते उन्हें बुलाता है कि अपने पास बुलाता है कि इधर आ जाइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अच्छा बात ये है कि ये जो आपने यहाँ पर होल्स भी दिखाए गए हैं, एक्चुअली आपको इससे पहले मैं जैसे बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स किसमें, ये होल्स तो इनके लिए रक्षा है, सवारी है, ठीक है ना। ये होल्स के थ्रू क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं बेस रीजन में। इसका मतलब है जिन जिन को सीट मिल गई वो बेस रीजन से निकलते हैं बाहर, जिनको सीट नहीं मिली वो कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं। तो जो बेस रीजन से बाहर निकलते हैं वो बनाते हैं बेस करंट। वो क्या बनाते हैं, बेस करंट। इनको जो अकोमोडेट हो जाते हैं वो बेस रीजन से निकलते हैं इस टर्मिनल के थ्रू, वो बनाते हैं बेस करंट। जो अकोमोडेट नहीं हो पाते वो इधर आ जाते हैं और यहां से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं बेटा, वो अच्छा, वो यहां से निकलते हैं, वो बनाते हैं कलेक्टर करंट। जिनको इसने पुश किया था वो बनाते हैं इमिटर करंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसमें कंट्रोलिंग कैसे होती है।
ऐसे ही है ना। मैंने ये बताया कि ये कितने लोगों को वेलकम करेगा, ये डिपेंड करता है इस जंक्शन की बायसिंग पर। ये बेस कलेक्टर जंक्शन जिस कदर रिवर्स बायस होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वेलकम करेगा। ये जितना कम बायस होगा उतने ही कम इलेक्ट्रॉन्स को वेलकम करेगा। ओके, क्या बताया मैंने? बुक की वर्डिंग अलग होगी, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह ये जो जंक्शन है, ये जिस कदर अगर इसकी बायसिंग ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, अगर ये इसकी बायसिंग कम करेंगे ये कम इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी बायसिंग कम होती है तो ये 50 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, जिसमें से 5 अकोमोडेट होते हैं, 45 आगे चले जाते हैं। अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है तो 10 अकोमोडेट होते हैं, 90 आगे चले जाते हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। तो यानी कि करंट होता है ना, इन टर्म्स पर सेकंड की बात होती है उसके लिहाज से। तो अगर यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो उसको अकोमोडेट करने का भी ज्यादा चांस मिलेगा, अगर कम इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो कम को अकोमोडेट करेगा, ऐसे ना। इसका मतलब ये है कि मेजर कंट्रोल इसके पास है, इसके बाद सेकेंडरी कंट्रोल इसके पास है। अगर ये अकोमोडेट करेगा तभी यहाँ से मजीद लोग जा पाएंगे ना, अगर ये अकोमोडेट नहीं करेगा तो जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना, हेलो। जी सर। यानी कि प्राइमरी कंट्रोल इसके पास है, ये अलाउ करेगा तो वो अकोमोडेट करेगा। सेकेंडरी कंट्रोल इसके पास है कि अगर ये अकोमोडेट करेगा तो ही वो अलाउ कर पाएगा। अब आ गया समझ में जी। कि अगर ये अलाउ करेगा तभी ये अकोमोडेट करेगा, अगर ये अकोमोडेट करेगा, ये था प्राइमरी, अगर ये अकोमोडेट करेगा तभी तो ये अलाउ कर पाएगा, ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, अब इसका मतलब ये चीज हो गई आपके पास। अच्छा, ये रिवर्स बायस जंक्शन है। आप कहेंगे यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में कैसे फ्लो कर सकता है? एक्चुअली अगर हम फॉरवर्ड बायस करते तो फ्लो बनता ये बेस से कलेक्टर की तरफ। यहाँ जो फ्लो बना है ये बेस से कलेक्टर की तरफ तो बना ही नहीं है, ये तो ऊपर ही ऊपर, ऐसे ही है ना कि जिनको जगह नहीं मिली वो आगे अकोमोडेट। इसका मतलब है कि इस बेस जंक्शन को जितना ज्यादा रिवर्स बायस करेंगे ये उतना ज्यादा अकोमोडेट करेगा, जितना कम बायस रिवर्स बायस करेंगे उतना कम अकोमोडेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ ये बताया जाता है, गौर से सुनिएगा, कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये करंट कंट्रोल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? हेलो, कहलाता है करंट कंट्रोल। यानी कि इसमें आपको इसके एक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसके करंट को कंट्रोल करना पड़ता है। वाकई देखिएगा, हम बेस करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि किसके थ्रू? बेस इमिटर जंक्शन के थ्रू। कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर रहे हैं किसके थ्रू? बेस कलेक्टर जंक्शन के थ्रू। तो ये करंट कंट्रोल कंपोनेंट कहलाता है। ये जो बीजेटी ट्रांजिस्टर्स हैं ये करंट कंट्रोल ट्रांजिस्टर्स कहलाते हैं। इसके मुताबिक अगर यहाँ से आप, अच्छा ये जो बायसिंग है, इस बायसिंग को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, आप देख चुके हैं ना ग्राफ में, ये वोल्टेज में मामूली सा चेंज करंट में बहुत ज्यादा चेंज लाता है। ये तो जानते हैं कि नहीं जानते आप? हेलो, ये इंजेक्शन में पढ़ के आए ना कि वोल्टेज में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करंट में बहुत बड़ा चेंज लाता है, ऐसे ही है कि नहीं है? सर हाँ बोले। सर स्टूडेंट्स को इन कर लें। तो क्या बताया मैंने कि ये तो आप देख चुके हैं कि स्मॉलर चेंज इन वोल्टेज कॉजेस द वेरी लार्ज चेंज इन करंट। इसका मतलब है इस जंक्शन की बायसिंग आप थोड़ी सी चेंज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा चेंज आएगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा चेंज आएगा तो जाहिर है कि इसके इलेक्ट्रॉन करंट भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, इसका कम चेंज होगा, इसका ज्यादा चेंज होगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हम बायसिंग के थ्रू इसका करंट थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, मतलब इसका करंट थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, ये करंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा।
इसका करंट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ये करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, जी सर, एक बार मैंने कहा कि क्लियर इस नहीं बेस सर, करंट को क्लियर आप, नहीं हुआ। अच्छा देखें, इस बायसिंग के थ्रू आप बेस करंट थोड़ा सा कम डिक्रीज करेंगे, ये करंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 90% तो इधर आते हैं ना, ठीक है। अगर यहाँ थोड़ा सा करंट बढ़ाएंगे, ये करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है बीटा डीसी पर। अगर बीटा डीसी की वैल्यू 100 है, क्या है बेटा, 100 है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी चेंज लाएंगे उसके 100 टाइम्स चेंज यहां पर आएगा। अगर आप इस बायसिंग के थ्रू यहां का करंट 1 माइक्रो एम्पियर इंक्रीज करते हैं, तो यहां का जो करंट है 100 माइक्रो एम्पियर इंक्रीज कर जाएगा। अगर यहां का करंट 1 माइक्रो एम्पियर डिक्रीज करते हैं, तो यहां का करंट 100 माइक्रो एम्पियर डिक्रीज कर जाएगा। अब आ गया समझ में? हेलो, जी सर, सब ठीक। तो बीटा टाइम्स चेंजेस क्रिएट होती हैं। ये जो चीज है ना, इस तरह हम कहते हैं ना कि आपने इंटर क्लासेस में, मैट्रिक क्लासेस में इमेजेस के बारे में पढ़ा होगा कि मैग्नीफाइड इमेज होता है ना, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे छोटा दिखता है, हम उसको मैग्नीफाई करके उससे हम किसके थ्रू, मल्टीमीडिया के थ्रू मैग्नीफाई करके हम वॉल पे क्या करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं, हमें बड़ा बड़ा नजर आता है। तो वही मैग्निफिकेशन का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां हम मैग्नीफाई का वर्ड यूज नहीं करते, वहां हम एम्पलीफाई का वर्ड यूज करते हैं। इस तरह होता है ना, आपके पास देखिएगा चीजें ठीक करने वाला, अगर वो आपके घर के पाइप और नल ठीक करेगा, उससे हम प्लम्बर कहेंगे। अगर वो आपके घर के बिजली की तारें ठीक करेगा, उससे हम इलेक्ट्रिशियन करेंगे। दोनों ही मरम्मत करने आ रहे हैं, दोनों ही रिपेयरिंग करने आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। एक को हम इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, एक को हम प्लम्बर कहते हैं, हमने कैटेगराइज किया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो इनलार्ज होने का जो फेनोमेना है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। तो ये जो बेस इमिटर जंक्शन है, इसके थ्रू आप ओवरऑल कंडक्शन कंट्रोल करते हैं, और बेस कलेक्टर जंक्शन के थ्रू आप कलेक्टर रीजन की कंडक्शन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यूं आप यहां पर बेस करंट में माइनर सा चेंज लाएंगे, तो उस माइनर से चेंज की वजह से कलेक्टर रीजन में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अगर यहाँ करंट इंक्रीज करेंगे, यहाँ भी 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ डिक्रीज करेंगे, यहाँ 100 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इसकी जो भी वैल्यू होगी, अगर ये 150 है, तो इनका जो रिलेशन है ना, मैक्सिमम उनका जो रिलेशन 150 बनेगा, यानी कि यहाँ जो भी चेंज लाएंगे उसका 150 टाइम्स चेंज यहाँ पर आएगा मैक्सिमम। उससे कम जरूर आ सकता है, बट ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। और ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाता है? इसलिए कि ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स को कौन मूव करवाता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी, ऐसे ही है ना। हेलो, सर तो अगर ये बैटरी ना होती, तो ये बैटरी ना होती, ये पॉसिबल हो सकता था? नहीं हो सकता था कि एक स्मॉल फेनोमेनन को आप इनलार्ज करके, यानी कि इस रीजन में इनपुट साइड पे माइनर चेंजेस आउटपुट साइड पे मेजर चेंजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका रेप्लिका यहाँ जनरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन, ठीक है। जब ये आप वर्डिंग पढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इसी तरह की बात इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। When the electrons that have recombined with holes as a valence electron leave the crystalline structure of the base, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और इनको होल्स के साथ रिकम्बाइन करने का मौका मिलता है, वो बेस करंट बनाते हुए बाहर निकल जाते हैं, ओके।
most of the free electrons that have entered the base do not recombine with holes because the base is very thin. यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ज्यादातर को तो बेचारों को अकोमोडेट होने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए कि यहाँ पर ज्यादा कैरियर्स होते नहीं है, डॉपिंग बहुत कम की होती है। ये वर्ड क्या टर्म क्या यूज करता है? द बेस रीजन इज वेरी थिन। जाहिर है एक तो डॉपिंग कम है, ऊपर से रीजन कम है, तो अकोमोडेशन कम हो गई ना, तो इसलिए ज्यादातर को यहाँ अकोमोडेट होने का मौका ही नहीं मिलता। As the free electrons move towards the reverse bias junction, they are swept across into the collector region by the attraction of the positive collector supply voltage. तो इन बेचारों को यहाँ तो अकोमोडेट होने का मौका मिला नहीं, तो ये क्या बता रहा है? तो जैसे ये जंक्शन क्रॉस करते हैं, ये जो बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव चार्ज, तो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना, ये फौरन इनको अट्रैक्ट कर लेता है, स्वेप्ट आउट कर लेता है, इसलिए इसको कलेक्टर रीजन कहते हैं। अच्छा जी, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द कलेक्टर रीजन इनटू द एक्सटर्नल सर्किट, और ये यहाँ से निकलते हुए एक्सटर्नल सर्किट में आ जाते हैं, यानी कि यहाँ से निकलते हुए इधर आ जाते हैं। ओके, कहाँ गया भाई? एंड देन रिटर्न इनटू द इमिटर रीजन अलोंग विद द बेस करंट एज इंडिकेटेड, और फिर यहाँ से होते हुए वापस इमिटर रीजन से होते हुए फिर आ जाते हैं इधर, अपना ये लूप कंटिन्यू करते हैं। ओके, the emitter current is slightly greater than collector current because the small base current that splits off the total current injected into the base region from the emitter. इसने कहा कि जो कलेक्टर करंट है इमिटर करंट से थोड़ा सा कम होता है, या इमिटर करंट कलेक्टर रीजन से करंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? यहाँ आपको पता है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन से इधर चले जाते हैं, इसलिए इमिटर करंट कलेक्टर करंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। अच्छा जी, ये एक प्रोसेस था। आप इसको और एक्सटेंड करके लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिएगा ये इक्वेशन लिखी हुई है, I is equal to IC plus IB, बातें मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये फ्लो बताया गया जिसका मैंने बताया था ना कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, कलेक्टर रीजन और कलेक्टर करंट और बेस करंट कंबाइन होकर इमिटर करंट बनाते हैं। अच्छा, ये जो एक चीज गौर से सुनिए, अभी आपने सारा फिनोमेना एनपीएन का ही देखा था, बट यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन्स को देखा था, और मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम एनालाइज करते हैं, बेसिक ऑपरेशन अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट चीजें हमने डिस्कस कर ली, बट ओवरऑल जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल करंट करेंगे। तो कन्वेंशनल करंट की जो फ्लो होता है वो तो ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए देखिएगा एनपीएन में बेस करंट इन होगा, कलेक्टर करंट भी इन होगा, इमिटर से आउट होगा। ये था ये इसकी सिंबल है, सिंबल में बता दें बेस करंट और कलेक्टर करंट कंबाइन होते हैं और इमिटर से आउट होते हैं। पीएनपी में इसका रिवर्स होगा, इमिटर करंट इन होगा, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, कलेक्टर करंट और बेस करंट में। ये देखिएगा, ठीक है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 positive to negative, positive to negative, means from higher potential towards lower potential. Okay? यस सर। ठीक है भाई, जरा जूम आउट कर लें इसको। ये हो गया। अब असल जो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है ना, उन लोगों के लिए ये टॉपिक होता है। जो बात मैंने पीछे आपको बताई है ना, वो बातें यहाँ पर फिर से रिपीट की जाएंगी।